नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है और जिनको जानकारी है भी वो बहुत कम जानकारी है, लेकिन वास्तव में हमारे देश के वे सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे। और आज जिस संविधान के आधार पर हमारे देश के शासन का संचालन किया जा रहा है, उस संविधान को निर्मित करने में उनकी भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से भी अधिक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो सभी जानते हैं, लेकिन उस संविधान को बनाने में इन दोनों लोगों से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर बी.एन. राव के बारे में कम लोग जानते हैं। तो आज हम जिस महान शख्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए उनको सर बी.एन. राव के नाम से भी जाना जाता है। मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दूं कि किसी को भ्रम न होने पाए कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान को कम करके आंक रहा हूं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। स्वयं संविधान निर्माण के कार्य के समाप्त होने के बाद अपने समापन भाषण में संविधान सभा के भीतर ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि संविधान को निर्मित करने का जो श्रेय मुझे प्रदान किया जा रहा है, वास्तव में उसका मैं अकेला हकदार नहीं हूं, बल्कि इसके वास्तविक हकदार सर बी.एन. राव हैं, जिन्होंने कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष संविधान का एक रफ मसौदा प्रस्तुत किया और जिसको आधार बना करके ही संविधान सभा ने भारत के इस संविधान को निर्मित किया। इसी प्रकार से संविधान सभा के भीतर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.एन. राव की भूमिका को याद किया और सन 1960 में एक पुस्तक लिखी गई थी खुद बी.एन. राव के भाई बी. शिवा राव के द्वारा। उस पुस्तक के प्राकथन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत के संविधान के निर्माण में जितना महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का है, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान सर बी.एन. राव का भी है। खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में कहें तो उन्होंने लिखा कि संविधान निर्माण के विभिन्न चरणों में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की भूमिका संविधान को बनाने के संबंध में एक पायलट की रही, जबकि सर बी.एन. राव की भूमिका संविधान को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने और संविधान के विचार को संविधान सभा के रूप में सबसे पहले सरल भाषा में प्रस्तुत करने की भूमिका, जो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये सर बी.एन. राव की रही। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि संविधान प्रारूप समिति के समक्ष संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में संविधान का जो प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसी के आधार पर संविधान सभा ने भारत के इस संविधान को निर्मित किया था। सर बी.एन. राव अत्यंत प्रतिभाशाली थे और उनका पूरा परिवार ही अत्यंत प्रतिभाशाली मेधावी लोगों का परिवार था। उनके पिता उस जमाने में एक अत्यंत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनके एक भाई आर.बी.आई. के गवर्नर रह चुके हैं। उनके एक भाई बी. शिवा राव लेखक भी थे और राजनीति में थे, सांसद भी रहे, जिनकी भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण
पुस्तक है जिसका नाम ही है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग। जैसा अभी मैंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी पुस्तक के प्रीफेस में सर बी एन राव को संविधान के बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। तो बी एन राव सन 1887 में पैदा हुए और स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और वहां पर ट्रिनिटी कॉलेज के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त की। उस समय खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहीं से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उस समय में मोतीलाल नेहरू अर्थात अपने पिता को एक पत्र लिखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर बी एन राव के बारे में उल्लेख किया था कि हमारे साथ यहाँ पर भारत का एक और छात्र है, मुझे विश्वास है कि वह अपने एक एक मिनट का सही ढंग से सदुपयोग करता होगा। वह पढ़ाई के समय क्लास में आता है और क्लास के बाद सीधे चला जाता है और वह अत्यंत ही चतुर है। बाद में बी एन राव की जब मृत्यु हुई 1953 में, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रसंग को पुनः एक बार याद किया था। स्पष्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू सर बी एन राव के योगदान को और उनकी प्रतिभा को बहुत ही गंभीरता पूर्वक स्वीकार करते हैं और उसका स्मरण भी करते हैं। किंतु यह दुखद है कि अनेक राजनीतिक कारणों से आम आदमी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सर बी एन राव के योगदान को भुला दिया गया। वर्तमान पीढ़ी यदि पढ़ती है तो केवल एक या दो लाइन बी एन राव के बारे में कि इन्होंने संविधान का एक रफ प्रारूप तैयार किया और ये संविधान सभा के सलाहकार थे, मात्र इतना ही। लेकिन उनकी भूमिका तो वास्तव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर से भी अधिक थी। वो कैसे? तो जब सन 1946 में जुलाई अगस्त में संविधान सभा का गठन हो गया, तो उस समय संविधान सभा कैसा संविधान बनाए, यह संविधान सभा के समक्ष एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। संविधान सभा में जितने सदस्य निर्वाचित हुए थे उसमें से अधिकांश लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि के थे और यदि जो बैरिस्टर थे भी वो बहुत पहले बैरिस्टर रह चुके थे, काफी समय से विधि के क्षेत्र से वे अलग थे। इसलिए इतने महत्वपूर्ण विधिक विषय पर एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को छोड़ दिया जाए तो उस समय के जो भी बड़े बड़े नेता थे वह इन सब विषयों से कटे हुए थे। लेकिन सर बी एन राव विशुद्ध रूप से एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे और एक एकेडमिशियन थे। विधि के महान ज्ञाता थे और दुनिया के सभी देशों के संविधानों का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। उन्होंने स्वयं यह इच्छा व्यक्त की थी उस समय के वायसराय लॉर्ड वेवेल से कि भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में वे अपना योगदान देना चाहते हैं। इसी के आधार पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल के द्वारा बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी एन राव ने दुनिया के अनेक देशों की यात्राएं की, उन देशों में जाकर के उन देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उन देशों के संविधान विशेषज्ञों और शासकों से चर्चा परिचर्चा की कि व्यवहार में उन देशों का संविधान किस प्रकार से कार्य करता है और उन सभी के आधार पर दुनिया के उस समय के मौजूद 60 संविधानों का गहन अध्ययन करने के बाद, चिंतन मंथन करने के बाद उन्होंने भारत के
लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, जिसमें कि 245-46 अनुच्छेद थे। यहीं पर बताते चले कि इसके पहले 1935 का जो भारत शासन अधिनियम निर्मित हुआ था, उस भारत शासन अधिनियम को निर्मित करने में भी उनकी भूमिका थी। इतना ही नहीं, सन 1946 में ही उस समय के बर्मा और आज के म्यांमार के संविधान को निर्मित करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। बर्मा के उस समय के शासक आंग सान ने बीएन राव से आग्रह किया था कि वे बर्मा के संविधान को निर्मित करें, और बीएन राव ने बर्मा के संविधान को निर्मित करने में अपनी भूमिका निभाई थी। बीएन राव ने जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था, उसी प्रारूप को आधार बना करके संविधान सभा की डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान के उस प्रारूप को तैयार किया जिसमें कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल रूप से, अभी तो बहुत बढ़ चुकी हैं, और जिसमें कि 22 भाग थे। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हम लोग जो संविधान बनाए हैं, इसमें उस प्रारूप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जिसको कि बीएन राव ने तैयार करके प्रारूप समिति के समक्ष सलाहकार के रूप में प्रस्तुत किया था। वास्तव में सरल काम नहीं था। भारत जैसे विविधता युक्त देश के लिए एक ऐसे संविधान को बनाना जो हमारी तत्कालीन आवश्यकता को भी पूरी करे और एक विकासशील देश के रूप में तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वह संविधान आगे की हमारी जरूरतों के अनुकूल भी बना रहे, उसमें इस प्रकार का लचीलापन हो, इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी या नमनीयता हो, इसको भी ध्यान में रखना था और एक सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्मित करना था। तो बीएन राव की दूरदर्शी दृष्टि और उनकी मेधा ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, वास्तव में दुनिया के 60 देशों के संविधानों से सारी अच्छी अच्छी बातों को भारत के संविधान में ग्रहण किया है। तो उन अच्छी अच्छी बातों को ढूंढ करके और किस रूप में भारत के संविधान में रखा जाए, ये काम वास्तव में सर बीएन राव के द्वारा किया गया था। जैसे हम जब भारतीय संविधान के बाह्य स्रोतों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, मंत्री परिषद की जवाबदेहिता, ये सब हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकारों को ग्रहण किया। इसके साथ ही साथ हमने उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को ग्रहण किया। ऐसे ही हमने कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र वाले संघीय प्रणाली को स्वीकार किया और इसके साथ ही साथ समवर्ती सूची की एक व्यवस्था रखी। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के संविधान को लचीला रखा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के आधार पर वहां से संविधान संशोधन की जो उसकी प्रक्रिया थी उसको अपनाते हुए, इतना ही नहीं, ये संविधान हर प्रकार की परिस्थितियों में काम आए, आपातकाल से भी निपटने में ये सक्षम हो। इसके लिए तत्कालीन जर्मनी के वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आपातकालीन प्रावधानों को ग्रहण किया। रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से ग्रहण किया।
फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया। तो ये इतनी सारी चीजों को अलग अलग जगह से ग्रहण किया, ये संभव नहीं था जब तक कि इतने सारे देशों के संविधानों का गहन रूप से अध्ययन न किया गया हो। और ये गहन रूप से अध्ययन करके उनको अपने संविधान के भीतर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए अपनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान सर BN राव का था। इसलिए भारत के संविधान के निर्माण में सर BN राव की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और सर BN राव भारत के संविधान के निर्माण करने में जो उन्होंने भूमिका निभाई वो तो निभाई ही, इसके अतिरिक्त संविधान बनने के बाद भी उन्होंने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वे अध्यक्ष भी रहे सन 1950 से लेकर के और 1952 तक। इसके बाद वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वे न्यायाधीश के पद पर भी कार्य किए। जैसा मैंने बताया कि ब्रिटेन से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन 1909 में वे ICS में इंडियन सिविल सर्विस में चयनित हो गए थे। उसी ICS में जिसमें चयनित होना मात्र ही प्रतिभाशाली होने का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है। आज भी हम सुभाष चंद्र बोस का जब जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि वो ICS थे। तो सुभाष चंद्र बोस से भी लगभग 15 साल पहले ये ICS बन चुके थे सन 1909 में। और 1944 तक इन्होंने ICS के अंतर्गत अपनी सेवाएं प्रदान की। 1944 में ये सेवा निवृत्त हुए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इनको जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया, लेकिन शीघ्र ही कुछ समय बाद ही कुछ वैचारिक और सैद्धांतिक असहमतियों की वजह से इन्होंने उस पद को छोड़ दिया और इसके बाद फिर ये संविधान सभा के सलाहकार की भूमिका में आए। एक संविधान सभा के संबंध में मुद्दा ये उठ गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंत्री रहते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष कैसे बने रह सकते हैं, एक साथ दो पदों पर कैसे रह सकते हैं। इस मुद्दे पर खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध थे और उन लोगों का यह मानना था कि संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं रहना चाहिए यदि वो केंद्र सरकार में मंत्री के पद पर हैं तो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष भी बने रहना चाहते थे। तो इस मुद्दे का समाधान भी सर BN राव के द्वारा ही किया गया। उन्होंने ही कहा कि चूंकि हमारी जो संविधान सभा थी वह दोहरी भूमिका निभा रही थी, एक तो अंतरिम संसद की भूमिका और एक संविधान बनाने की भूमिका। तो अंतरिम संसद के रूप में सदन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य नहीं करेंगे, बल्कि वो कार्य GV मावलंकर करेंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केवल संविधान सभा के अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। इस आधार पर इस मुद्दे का समाधान हुआ। तो इस मुद्दे को सुलझाने में भी सर BN राव का महत्वपूर्ण योगदान था। भारत सरकार की द्वारा आगे चल करके उनके नाम पर एक स्टैम्प जारी किया गया और उनके योगदान को उसके माध्यम से औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी सार्वजनिक रूप से जब कभी भी संविधान को बनाने और बनाने वालों की चर्चा होती है तो उसमें सर BN राव को वह स्थान नहीं प्रदान किया जाता है जिसके लिए वे वास्तव में हकदार थे। जैसा मैंने अपने वीडियो में प्रारंभ में कहा
कि वो भारतीय संविधान के निर्माण करने में उनकी भूमिका नींव के ईंट की तरह से थी और वो उनके ऊपर चरितार्थ भी होती है। जिस प्रकार से किसी भवन की नींव की ईंट जिस पर कि पूरा भवन खड़ा होता है वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन संपूर्ण भवन टिका है तो उसी नींव की ईंट पर। उसी तरह से सर्बियन राव की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया गया। इतिहास में या राजनीति विज्ञान की पुस्तकों में भी उनका बहुत ही सतही ढंग से हल्केपन में उल्लेख किया गया और जो उनकी व्यापक बहुस्तरीय भूमिका थी उसको इग्नोर कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन नींव, जब कभी हम इस भारतीय संविधान की नींव की तलाश करेंगे तो वहां पर नींव की ईंट के रूप में हमें BN राव ही मिलेंगे। इसके साथ ही आज के हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भारतीय संविधान के बारे में कुछ ऐसे अन्य रोचक तथ्यों को लेकर के समय समय पर हम आपके लिए उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।